अरविंद जी वेलकम टू द शो। अरविंद जी 2010 में आपको मिले थे हम जंतर मंतर पे, फिर 12 में आप पॉलिटिक्स में आए, 15 में आपको 67 सीट्स मिली ऐतिहासिक, और आज के अरविंद केजरीवाल 19 में मिल रही हूँ। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है फर्क कुछ नहीं है, हमारे सामने हमेशा देश सबसे इम्पोर्टेंट है और उस वक्त भी देश के लिए लड़ रहे थे, जनता के लिए लड़ रहे थे, सच के लिए लड़ रहे थे। आज भी हमारी लड़ाई देश के लिए है, जनता के लिए है, सच के लिए है। रोल बदल सकता है, ऊपर वाला जिंदगी में समय समय पे आपको अलग अलग रोल देता है, अलग अलग जिम्मेदारी देता है। तो जो जिम्मेदारी ऊपर वाला देता है, जो जिम्मेदारी जनता ने दी है, वही जिम्मेदारी हम लोग पूरी कर रहे हैं। ये 2019 इलेक्शन में आप जा रहे हैं, अभी दिल्ली में ज्यादा चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, 3 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। सही सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस ने आपको हराया या आपने कांग्रेस को हराया? क्या हुआ ये जो आपका अलायंस नहीं हुआ, किसने किसको मात दे दी? मुझे लगता है उन लोगों की नीयत नहीं थी शुरू से ही, ऐसा मुझे लगता है। जैसा आप जानती हैं कि हमारी पार्टी तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते उठाते बनी थी। हम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा समय आएगा जिसमें हम कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन इस वक्त मोदी जी और अमित शाह जी की जो जोड़ी है, वो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना, अभी स्टेटमेंट एक आया मोदी जी का। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वेस्ट बंगाल के 40 एमएलए उनके संपर्क में हैं और 23 मई के नतीजों के बाद मोदी जी वेस्ट बंगाल की सरकार गिरा देंगे। मुझे लगता है कि भारत के, दुनिया के इतिहास में शायद ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो खुलेआम एमएलए को खरीदने की बात कर रहे हैं, खुलेआम चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात कर रहे हैं। ये कैसा प्रधानमंत्री है? इसको सुनने के बाद क्या कोई भारत में यकीन करने वाला आदमी, जनतंत्र में यकीन करने वाला आदमी इनको कैसे वोट दे सकता है? तो मेरा अपना ये मानना है कि ये बहुत बड़ा खतरा है। साक्षी महाराज जी ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि 2019 में बस मोदी जी को जिता दो, उसके बाद इस देश में कोई चुनाव नहीं होगा। तो एक तरह से उन्होंने बीजेपी को अपनी बात बता रहे हैं, बीजेपी का थोड़ी। अच्छा, तो मतलब वो साक्षी महाराज कुछ गलत बोले तो वो अपनी बात और बीजेपी की अलग बात। नहीं, वो सारे बीजेपी कह रही है। अमित शाह जी ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि अगर 2019 में बीजेपी जीत गई तो 2050 तक फिर बीजेपी की सरकार रहेगी। कैसे रहेगी? उसके बाद चुनाव नहीं होंगे क्या? तो इनकी मंशा तो यही है कि इसके बाद संविधान बदल देंगे, इसके बाद चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस, मेरा सवाल कांग्रेस के साथ आपका अलायंस। तो मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी से देश को बचाने के लिए हम लोगों ने तय किया कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करना जरूरी है। जैसे स्टेट्स के अंदर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, उसी तरह से दिल्ली के अंदर हमने तय किया। हमारे कार्यकर्ता इसके बहुत खिलाफ थे। सभी कार्यकर्ताओं को हमने समझाया कि ये देश के लिए जरूरी है और उनसे बातचीत शुरू की। लेकिन पिछले महीने भर, 1.5 महीने जो भी बातचीत हुई इन लोगों के साथ, वो रोज रोज नई नई शर्तें रखते थे और शाम तक वो हम उसको मानते थे, फिर अगले दिन फिर नई शर्त रख देते थे, उसको मानते थे, सब तय हो जाता था, फिर नई शर्त। तो लास्ट तक आते आते लगने लगा कि इनको करना नहीं है, ये केवल बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप जानने में निष्फल गए, आपको पता नहीं चला कि वो आपको दगा दे रहे हैं? हमें लास्ट तक आते आते लगने लगा कि हमें दगा दे रहे हैं, देश को दगा दे रहे हैं। मैं तो क्या, उनका क्या फायदा हुआ? मुझे नहीं पता उनका क्या फायदा हुआ, मुझे नहीं पता उनकी क्या सेटिंग है बीजेपी के साथ। ये 2019 का चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। जब हिटलर आया था उन दिनों में भी इतिहास में लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आया था जब अगर सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ हो जाती तो हिटलर को हराया जा सकता था। तो 2019 का चुनाव भी जब लिखा जाएगा तो ये बात तो लिखी जाएगी ना कि कांग्रेस ने किस तरह से दिल्ली के अंदर जानबूझ के, दिल्ली चंडीगढ़ 18 सीटों के ऊपर लगभग समझौता होने वाला था। 18 सीटों के ऊपर मोदी जी और अमित शाह जी को रोका जा सकता था। उन्होंने यहाँ पे ये गठबंधन नहीं किया।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा के गठबंधन को कमजोर किया, सीट दर सीट कमजोर किया। उन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर जाके ममता बनर्जी को कमजोर किया। उन्होंने केरला में जाके लेफ्ट को कमजोर किया। तो उन्होंने पूरी तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। ये तो अब इतिहास का हिस्सा बनेगा। और कांग्रेस कह रही है कि वो उनको लग रहा था कि जो 4 और 3 सीट पे आपके साथ समझौता होना था, वो 3 सीट जो कांग्रेस लड़ती थी उस पे आपकी वोट्स कांग्रेस को ट्रांसफर नहीं होनी थी। वो तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, तो फिर वो क्यों करे आपसे समझौता? वो तो हम भी कह रहे थे कि दिल्ली में मत करो। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि दिल्ली में क्यों नहीं किया। राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया ना। यस। वो ट्वीट ये किया कि हम 4 सीटें आपको दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी, यू हैव डन अनदर यू टर्न। तो एक तो ट्विटर के ऊपर कब से समझौते होते हैं, ट्विटर के ऊपर कब से गठबंधन होते हैं। वो ट्वीट और उसकी भाषा ये दिखाती है कि आपको समझौता नहीं करना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दुनिया की नजरों में हमें नीचा दिखाना था उनका मकसद। उस ट्वीट का मकसद केवल हमें नीचा दिखाने का था और कुछ नहीं था उसका मकसद। कुछ लोग ये कह रहे हैं दिल्ली में क्यों नहीं किया। मैं उनको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 3 सीटें वो कांग्रेस लेती, वो तीनों सीटों पे कांग्रेस जीत नहीं सकती थी। हमारे वोटर भी कांग्रेस को वोट डालने को तैयार नहीं है दिल्ली के अंदर, वो घर बैठ जाते। तो इसीलिए नहीं हुआ। मैं वही कह रही हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ। समझने ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हमने दिल्ली में नहीं किया कि जो हमारी 4 सीट आती वो हम जीत जाते, जो 3 सीट कांग्रेस लेती वो बीजेपी को चली जाती। तो ये दिल्ली के अंदर गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में नहीं होता, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी में गठबंधन होता। तो ये गठबंधन हमें मंजूर नहीं था। इसलिए हम 18 सीटों पे कर रहे थे कि चलो 18 सीटों पे। उसमें मैं बता दूं, हरियाणा में हुड्डा तैयार नहीं थे आपके साथ। अच्छा, राहुल गांधी जी तैयार थे? नहीं, उसको सुनना पड़े ना रीजनल सेटअप्स का। तो राहुल गांधी तैयार थे, हुड्डा तैयार नहीं थे? हुड्डा तैयार नहीं थे जी। राहुल गांधी जी की चली नहीं हुड्डा के ऊपर। मैं पूछ रहा हूँ, आप तो बड़ी पत्रकार हैं, आपको तो हुड्डा का सब पता है। नहीं, मेरी जानकारी है कि राहुल गांधी जी की हुड्डा पे नहीं चली। नहीं, हुड्डा बिल्कुल, हरियाणा यूनिट ऑफ कांग्रेस वाज नॉट रेडी टू गिव इट। दिल्ली में शीला जी तैयार नहीं थी, हरियाणा में हुड्डा जी तैयार नहीं थे, और राहुल गांधी जी की इन दोनों पे चलती नहीं है। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता जानना चाहती है। तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी जी की इन दोनों पे चली नहीं? समझ गए आपके पॉइंट। अब क्या होगा? अब लड़ेंगे, जीतेंगे। कैसा माहौल है, बस सच बताइए, क्या है रियलिटी? ट्रायंगल है दिल्ली में, हमें बहुत इंटरेस्ट है, पूरा देश देख रहा है आप लोगों को। दिल्ली में ट्रायंगल नहीं है, कांग्रेस का वोट काफी कम है, पर मुझे लगता है आज की डेट में कांग्रेस का 5% से कम आ गया है और चुनाव आते आते 2% रह जाएगा कांग्रेस का वोट। आप चुनाव में देख लीजिएगा। हम आम आदमी को पूछते हैं, सही तरीके से, अलग अलग तरीके से भी पूछते हैं। वो कह रहे हैं उनको एक बात मोदी की स्पष्ट हो रही है, मोदी और राष्ट्रवाद दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं। जो कुछ कश्मीर में हुआ, हमारे जवान मारे पुलवामा में हुआ, और फिर बालाकोट में जो अटैक हुआ, उससे मोदी की एक इमेज बनी है जो पहले नहीं थी, पर वो और सॉलिडिफाई हुई है। लोग एक और बात बोल रहे हैं, लोग ये पूछ रहे हैं 14 फरवरी को पुलवामा में इमरान खान ने आतंकवादी भेज के हमारे 40 शहीद जवानों को शहीद किया। 26 फरवरी को हमारी सेना ने बालाकोट में स्ट्राइक करके 300 पाकिस्तानी मार डाले। दोनों देशों के बीच कितनी टेंशन थी, दोनों देशों के बीच युद्ध होने वाला था, और इमरान खान कहता है कि मोदी जी को दोबारा देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कोई साठगांठ है? मुझे नहीं पता ये चल क्या रहा है। हम सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता ये चल क्या रहा है। तो आप कहना चाहते हैं 23 मार्च को, समझ गए, 23 मार्च को पाकिस्तान डे होता है। दोनों देशों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद थी, सारे डिप्लोमेटिक वो सस्पेंडेड थे। 23 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने प्राइवेट मैसेज में इमरान खान को बधाई दी। ये तो आप जैसे कुछ खोजी पत्रकारों ने निकाल लिया है कि पता चला कि छुपके दी है। छुपके क्यों दी? खुद दे देते। वो तो रूटीन में जाता है, एक मिनट, डिप्लोमेसी रूटीन में जाता है 2 मित्र देशों के बीच में। जब 2 देशों के बीच में लड़ाई होने वाली है और एक ने 40 आदमी हमारे मार दिए, हमने उनके 300 आदमी मार दिए, दोनों देशों के बीच में युद्ध होने वाला है,
उसके बीच में और डिप्लोमेटिक, एक मिनट मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए, सेंसिटिव इशू है। तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री उनको प्राइवेट बधाई संदेश दे रहे हैं। उनके प्रधानमंत्री हमारे चुनाव के दौरान उनके लिए वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए। 70 साल के भारत के इतिहास में किसी भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चुनाव के दौरान यहां पे किसी कैंडिडेट के लिए वोट मांगा? पहली बार। और ऐसे मौके पे जब दोनों देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, मोदी जी कहते हैं हमने आतंकियों के घर के अंदर घुस के मारा, और आतंकवादी कहते हैं मोदी 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 जी को दोबारा बनाओ, हमें मारा मोदी जी ने, हमें दोबारा बनाओ। ये चल क्या रहा है मोदी जी और पाकिस्तान के बीच में पिछले 4 साल में? नवाज शरीफ के यहां हवाई जहाज उठा के वैसे ही चले गए। दो देशों के बीच में दो प्रधानमंत्री जब मिलते हैं तो महीनों की तैयारी होती है। पहले ऑफिसर्स मिलते हैं, फिर राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ मीटिंग्स होती हैं, शेड्यूल जाता है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि अचानक एक देश का प्रधानमंत्री उठ के दूसरे देश के प्रधानमंत्री के घर में बर्थडे मनाने चले गए, और उस बर्थडे में 1 घंटा दोनों की अकेले कमरे के अंदर बात हुई। क्या बात हुई दोनों के बीच में? देश जानना चाहता है। ये सब सवाल आपने तब क्यों नहीं किए? मैंने तो हमेशा किए हैं, आप लोग चलाते ही नहीं, मैं छोटा आदमी हूँ। ये चल क्या रहा है दोनों के बीच में, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। तो जो आप बोल रहे हैं ना, इस देश का आम आदमी बहुत समझदार है, वो ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे क्वेश्चन नहीं है, मैं जनता में जाता हूँ, जनता पूछ रही है ये क्वेश्चंस। पर जो जनता ये भी कह रही है मोदी के साथ राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है कि आपने कहा कि वो राष्ट्रवाद उस पर सवाल उठा है। दिल्ली वाले सामने आपको बीजेपी के सदस्य आपको पूछ रहे हैं कि आप ये जो जेएनयू में जिसने देश के टुकड़े 1000 होंगे उसके सामने कुछ लोगों के सामने केसेस किए हुए हैं, उस चलाने की आप परमिशन नहीं दे रहे हैं केस चलाने की? हमारे पास फाइल, ये जो कांड हुआ था ये 3 साल पहले या 4 साल 3 साल पहले हुआ था। हाँ। 3 साल पहले हुआ था। दिल्ली पुलिस किसकी है? बीजेपी वालों की है। दिल्ली पुलिस बीजेपी। उन्होंने 3 साल लिए चार्जशीट तैयार करने में, याद है। 10 जनवरी को उन्होंने चार्जशीट कोर्ट में, 10 या 11 जनवरी के आसपास उन्होंने कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी बिना दिल्ली सरकार की परमिशन के। तो जो चार्जशीट तैयार करने में उनको 3 साल लगे, अब उसको हम वकीलों से और सब लोगों से स्टडी करवा रहे हैं। कानून के अंदर हमें टाइम दिया जाता है कि इतना टाइम सरकार को अवेलेबल है, हम उतने टाइम के अंदर फाइल कर देंगे। परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, हम उतने टाइम में कर देंगे। कोर्ट संज्ञान लिए हुए है। इनको इतनी जल्दबाजी क्यों है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आप अगली बार बीजेपी वालों का इंटरव्यू करें तो उनसे पूछिएगा कि उनको इतनी जल्दबाजी क्यों है, और उन्होंने 3 साल क्यों लिए? उन्होंने चुनाव के अंदर ही क्यों कराई है? चुनाव के 1 महीना पहले उन्होंने बिना सरकार की परमिशन के चार्जशीट फाइल कर दी। नीयत खराब है उनकी। आपको क्या लग रहा है ये 2019 इलेक्शन कहाँ जा रहा है? मुझे लगता है कि ये सरकार रिपीट नहीं होगी। प्रधानमंत्री बनने के पहले खुद ही आवाज उठाया करते थे पेट्रोल के, डीजल के, डॉलर के, ये सारी चीजें उनके काबू के बाहर हैं। आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था का पूरा बेड़ा गर्क है। आज रोजगार बढ़ने की बजाय, गवर्नमेंट की खुद की स्टेटिस्टिक्स हैं कि पिछले 2-3 साल के अंदर 1.5 करोड़ रोजगार कम हुए हैं। ये शायद पहली बार हुआ है कि रोजगार बढ़ने की बजाय रोजगार कम हो रहे हैं। तो लोग बहुत दुखी हैं, किसान बहुत नाराज हैं, गरीब तबका बहुत नाराज है, और तो लोगों का मूड इस बार मोदी वेव की बजाय मोदी एंटी वेव नजर आ रही है। पर आप एक बार ये कह रहे हैं, पर आपको पता है कि वास्तविकता में मोदी को हराने के लिए इलेक्शन के पहले, कैंपेनिंग के पहले ऑपोजिशन यूनिटी जरूरी नहीं है? जरूरी है, होनी चाहिए। वो तो है नहीं, कहीं कहीं है। जो बेंगलोर में जो चित्र मशहूर हो गया कुमारस्वामी, कुछ राज्यों के अंदर है नहीं, कुछ राज्यों में है। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं। यूपी में भी कांग्रेस काफी वोट्स काट रही है। कांग्रेस इज द कल्प्रिट। जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। अगर कांग्रेस थोड़ा रेस्पॉन्सिबली बिहेव करती तो मुझे लगता है कि कम से कम 25-30 और सीटों के ऊपर मोदी जी को हराया जा सकता था। आपको लग रहा है कि ये इलेक्शन में अगर मोदी फिर से आ गए तो कांग्रेस काफी हद तक जिम्मेदार रहेगी, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा मुझे लगता है। अरुणा रॉय से स्टार्ट करे, प्रशांत भूषण फिर से आ गए तो कांग्रेस काफी हद तक जिम्मेदार रहेगी, ऐसा आपको लग रहा है? ऐसा मुझे लगता है। अरुणा रॉय से स्टार्ट करे,
प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, आशुतोष, कुमार विश्वास, आपने काफी अपने साथियों को निराश करके आगे बढ़े, पर आज आप यहाँ है चीफ मिनिस्टर 4 साल से, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं आपकी पॉलिटिक्स गड़बड़ा गई, कुछ तो गलती हुई है चलते चलते? मेरी जवाबदेही मेरे काम से है, मेरी जवाबदेही जनता के प्रति है। जब मैं जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाता हूं तो मैं वोट मांगने में ये कहता हूं कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया, अगर हमारी सरकार आ गई तो हम सड़क बनाएंगे, हम सस्ती बिजली देंगे, हम पानी देंगे, हम आपको सस्ता 24 घंटे बिजली देंगे, हम घर घर में पानी पहुंचाएंगे, हम सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे, हम फीस नहीं बढ़ने देंगे। ये मेरा कमिटमेंट होता है। मतलब हर एक का अलग अलग कारण हो सकता है। मेरे लिए अच्छा नहीं होगा कि कौन सा साथी किस वजह से छोड़ के गया उसकी चर्चा एक टीवी चैनल पे की जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो